हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं केमिस्ट्री का टॉपिक संयोजकता और रासायनिक बंधन के जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने जितने भी क्लासेस आपको कराई है सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। उसी प्रकार से हम आपके लिए एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट के आंसर की का सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं साइंस के, और सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपको बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके साइंस की प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं 25 में से। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संयोजकता रासायनिक बंधन के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेन। एथेन में जो है दोस्तों 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। दोस्तों, एथेन एक गैसीय हाइड्रोकार्बन है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है। एथेन की संरचना में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। यह संरचनात्मक रूप से दूसरा सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, जिसमें एकल कार्बन कार्बन बंधन होता है। क्या होता है? एकल कार्बन कार्बन बंधन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं? तो दोस्तों, एकल बंध जो है ये होते हैं CH4 में। किसमें? मीथेन में। CH4 मीथेन में केवल एकल बंध होता है। मीथेल एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है और सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। मीथेन एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। दोस्तों, यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। यह गैस वायु से हल्की होती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है और संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः क्या होती है? तो मीथेन ही होती है। मतलब CNG गैस क्या होती है हमारी? मुख्यतः मीथेन ही होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा यौगिक सहसंयोजक यौगिक का एक उदाहरण है? दोस्तों, सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है हमारा P2O5। कौन सा? P2O5 मतलब फास्फोरस डाई पेटा ऑक्साइड। फास्फोरस डाई पेटा ऑक्साइड यौगिक एक सहसंयोजक यौगिक है। फास्फोरस और ऑक्सीजन दोनों अधातु है, इसलिए वे सहसंयोजक रूप से एक दूसरे से बनते हैं। सहसंयोजक बंधन तब बनते हैं जब अधातुएं इलेक्ट्रॉन साझा करती है। सहसंयोजक बंध कब बनते हैं? जब अधातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? साझा करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है हमारा दोस्तों, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के अंतरण से बनने वाले यौगिकों को विद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है। कथन नंबर दूसरा है दोस्तों हमारा, विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में विलेय होते हैं, मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। तो इसमें से हमको बताना है सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य कथन दोस्तों दोनों ही जो कथन है ये क्या है? हमारे सत्य कथन है। ठीक है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के अंतरण से बनने वाले यौगिक को विद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है और विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में विलेय होते हैं। मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में क्या होते हैं? ये अविलेय होते हैं। तो कथन दोनों ही कथन हमारे क्या है? सत्य है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है? दोस्तों, नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष है? तो L कोष जो है दोस्तों, L कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों, नाइट्रोजन परमाणु का L कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 7 है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और प्रायः अक्रिय गैस है। इसकी खोज जो है 1773 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। तो नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। कब? 1773 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है। निम्न में से दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन है जो इसकी सही व्याख्या करता है? कथन एक है हमारा दोस्तों, कार्बन नाभिक अपने बड़े आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को दुर्बलता से पकड़कर रखता है। ऑप्शन बी है दोस्तों हमारा, कार्बन
नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़ कर रखता है। ऑप्शन सी है कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को दुर्बलता से पकड़ कर रखता है। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हमारा कार्बन नाभिक अपने बड़े आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़ कर रखता है। तो सही कथन हो जाएगा दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला। कौन सा वाला? बी वाला। तो दोस्तों प्रबल बंध बनाता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा बी वाला, कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़ कर रखता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंध नहीं होंगे? दोस्तों सहसंयोजी बंध किसमें नहीं होंगे? तो ये नहीं होंगे मैग्नीशियम क्लोराइड में। मैग्नीशियम क्लोराइड में जो है सहसंयोजी बंध नहीं होते हैं। अमोनिया, मीथेन और ऑक्सीजन में कैसे बंध होते हैं? सहसंयोजी बंध होते हैं। दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड में सहसंयोजी बंध नहीं होंगे। सहसंयोजी आबंध वह रासायनिक आबंध है जिनके परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जबकि MgCl2 में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? स्थानांतरण बंध बनाने के लिए होता है। और MgCl2 एक वैद्युत संयोजी यौगिक है, इसमें वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है। किसमें? MgCl2 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकल कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है? दोस्तों एकल कार्बन परमाणु जो है ये 4 बंध बनाता है। कितने बनाता है? 4 बंध। दोस्तों एकल कार्बन परमाणु 4 बंध बनाता है। इसका कारण यह है कि कार्बन परमाणु में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 4 अन्य परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। तो क्यों बनाता है ये भी हमने आपको बता दिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है? दोस्तों अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है ये दर्शाता है हमारा कौन सा? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। दोस्तों उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से फ्लोरीन तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। फ्लोरीन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। फ्लोरीन हेलोजन परिवार का पहला सदस्य है और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी है हमारा फ्लोरीन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तत्व के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों के अनुसार सही क्रम क्या है? दोस्तों तत्व के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन के अनुसार सही क्रम हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर ए वाला। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन और लिथियम, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही क्रम हो जाएगा। तत्वों के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों का सही क्रम होगा फ्लोरीन जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन 4, लिथियम में 1 होता है। तो विकल्प ए हमारा सत्य कथन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिकों का गुण नहीं है? पहला, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। दूसरा कथन है दोस्तों, आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विलय होते हैं और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। तीसरा है दोस्तों, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कैसे होते हैं? तो कठोर होते हैं। और चौथा है दोस्तों, आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो सही कथन हमको बताना है तो ये हो जाएगा कौन सा वाला? पहला वाला। पहला वाला जो है गुण नहीं है बताना है, तो पहला वाला गुण नहीं है दोस्तों। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, ये गुण नहीं पाया जाता है। बाकी के तीनों जो है ये गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आयनिक यौगिकों के संबंध में दिए गए कथन में से कथन एक सत्य नहीं है क्योंकि इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? दोनों ही उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विलय होते हैं और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में कैसे होते हैं? तो अविलय होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। नाइट्रोजन के अणुओं में डैश होता है। दोस्तों नाइट्रोजन के अणुओं में जो है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तीहरा बंध होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तीहरा बंध पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन जो है ये आवर्त सारणी के समूह 15 का अधातु तत्व है। यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त तत्व है और सभी जीवित पदार्थों का एक घटक है। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तीहरा सहसंयोजक बंध होता है और नाइट्रोजन की खोज जो है ये स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 ईस्वी में की थी। ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस तत्वों में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों कौन सा तत्व है जिसमें 3 कोष होते हैं और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों मैग्नीशियम नामक धात्विक तत्व में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोष कितने होते हैं? 3 होते हैं।
कौन कौन से, देखिए 1 2 3 कोष हो गए और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कार्बन यौगिकों में किस प्रकार के बंध होते हैं? दोस्तों कार्बन यौगिकों में सहसंयोजक बंध होता है। कैसा होता है? सहसंयोजक बंध होता है। दोस्तों कार्बन यौगिकों में सहसंयोजी बंध होता है क्योंकि कार्बन दूसरे तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने के बजाय साझेदारी करता है। इसी वजह से कार्बन यौगिकों में सहसंयोजी बंध होता है। उदाहरण की बात करें तो CH4 इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कार्बन यौगिकों में आमतौर पर डैश नहीं पाया जाता है। दोस्तों कार्बन यौगिकों में आमतौर पर जो है आयनिक आबंध नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? आयनिक आबंध। त्रिआबंध, एकल आबंध और द्विआबंध ये तीनों ही चीज पाए जाते हैं, लेकिन आयनिक आबंध नहीं पाया जाता है। दोस्तों कार्बनिक यौगिकों में आमतौर पर आयनिक आबंध नहीं पाया जाता है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से आयनिक बंधन बनते हैं। यह एक विपरीत आवेशित आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण से बनने वाले लीकेज के कारण बनता है। जब एक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को स्थायी रूप से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित किया जाता है तब ये बनता है। तो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को खो देता है वह सकारात्मक रूप से आवेशित आयन बन जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रोपेन में सहसंयोजी बंधों की कुल संख्या डैश होती है। दोस्तों प्रोपेन में सहसंयोजी बंधों की कुल संख्या जो है ये होती है 10। कितनी होती है? 10 होती है। दोस्तों प्रोपेन में सहसंयोजी बंधों की कुल संख्या 10 होती है। इसमें 8 कार्बन हाइड्रोजन सहसंयोजक बॉन्ड और 2 कार्बन कार्बन सहसंयोजक बॉन्ड उपस्थित होते हैं। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा गठित रासायनिक बॉन्ड सहसंयोजक बॉन्ड कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में जो सही कथन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं करते हैं। तो आयनिक यौगिक क्या करते हैं? गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं और ठोस अवस्था में क्या नहीं करते? किंतु ठोस अवस्था में नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा सही कथन हो जाएगा। दोस्तों आयनिक यौगिक जो है ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन और ठोस अवस्था में ये चालन नहीं करते हैं। अतः आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में कथन भी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रोपेनॉन में कितने द्विबंध होते हैं? दोस्तों प्रोपेनॉन में कितने द्विबंध होते हैं? तो ये होते हैं 1। कितने होते हैं? 1 होते हैं। दोस्तों प्रोपेनॉन में एक ही द्विबंध होता है। इसका आणविक सूत्र C3H6O है और इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध और एक कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध होता है। प्रोपेनॉन एसीटोन का उपयोग मुख्य रूप से दवा और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। प्रोपेनॉन को एसीटोन भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्वों में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है ये एल्युमिनियम में होते हैं। किसमें होते हैं? एल्यूमिनियम में। दोस्तों एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के नियम से 2, 8 और 3 होता है, जबकि आपबाउ नियम से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 होता है। स्पष्ट है कि एल्यूमिनियम के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? देखिए 3 है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंधन और एकल बंधन दोनों बना सकता है? तो दोस्तों कौन सा तत्व है जो एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंधन और एकल बंधन दोनों बना सकता है? तो ये है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंधन और एकल बंधन दोनों ही बना सकता है। दोस्तों ऑक्सीजन कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंधन तथा एकल बंधन दोनों बना सकता है। एक दोहरा बंधन तब बनता है जब 2 परमाणु सहसंयोजक बंधन बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा उपयोग करते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है? तो दोस्तों ये है हमारा एथेन। एथेन में केवल एक कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एथेन यौगिक में केवल एक कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है। एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C2H6 जो है ये एथेन का रासायनिक सूत्र है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कार्बन परमाणुओं के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों कार्बन परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होती है हमारी 4। कितनी होती है? 4 होती है। दोस्तों कार्बन परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 4 होती है। इस स्थायी विन्यास को पूरा करने के लिए 4
और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अतः कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है। कार्बन की संयोजकता को सहसंयोजकता भी कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन कीजिए। दोस्तों उच्चतम संयोजकता जो है ये होती है हमारी एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की संयोजकता कैसी होती है? तो उच्चतम होती है। एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 है, जबकि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। कैल्शियम की 2 होती है और लिथियम की कितनी होती है? तो 1 होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस आयनिक यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों ये होता है CaCl2। किसका? कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोराइड का आयनिक क्वथनांक जो होता है दोस्तों ये सर्वाधिक होता है। दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड आयनिक यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक है। आयनिक यौगिकों के आयनों के मध्य मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। इसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइक्लोहेक्सेन में डैश सीसी बंध और डैश सीएच बंध होते हैं। इस प्रकार कुल डैश सहसंयोजी बंध होते हैं। दोस्तों साइक्लोहेक्सेन में कितने? 6 सीसी बंध और 12 सीएच बंध। इस प्रकार कुल 18 सहसंयोजी बंध होते हैं। दोस्तों साइक्लोहेक्सेन एक संतृप्त कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होते हैं। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच देखिए एकल आबंध है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या होते हैं? एकल आबंध होते हैं। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में कुल 18 एकल बंध है। कितने हैं? 18, जिसमें 6 कार्बन कार्बन बंध। 6 कार्बन मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन 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 बंध। 12 कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 क्या होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं और 6 क्या होते हैं? कार्बन कार्बन। तो ये कार्बन कार्बन कितने होते हैं बंध? 6 होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन यौगिकों में गलित अवस्था में विद्युत चालन क्यों नहीं होता? तो दोस्तों कार्बन यौगिकों में गलित अवस्था में विद्युत चालन जो है ये कार्बन यौगिकों के आबंधन में कोई आयन न बनने के कारण होता है। दोस्तों कार्बन यौगिकों के आबंधन में कोई आयन न बनने के कारण कार्बन यौगिकों में गलित अवस्था में विद्युत चालन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कार्बन को एक सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। प्रकृति में कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। कार्बन यौगिकों के आबंधन में कोई आयन न बनने के कारण कार्बन यौगिकों में गलित अवस्था में विद्युत चालन नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेंजीन में मौजूद द्विक आबंध की संख्या डैश होती है। दोस्तों बेंजीन में मौजूद द्विक आबंध की संख्या जो है ये 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। दोस्तों बेंजीन में मौजूद द्विक आबंध की संख्या जो है ये 3 होती है। बेंजीन का उपयोग एथिल बेंजीन और क्यूमीन आदि रसायनों के निर्माण में होता है। चूंकि बेंजीन की ऑक्टेन संख्या अधिक होती है, इसलिए पेट्रोल में कुछ प्रतिशत तक यह मिलाया गया होता है। कौन सा? बेंजीन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? तो दोस्तों किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका जो है ये निभाता है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ये किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है। दोस्तों तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाती है। जैसे सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अक्रिय गैस नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को प्राप्त करता है। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तत्व X क्लोरीन के साथ मिलकर एक यौगिक XiHCl बनाता है। तत्व X को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तत्व X के लिए सही है? दोस्तों सत्य कथन हमको बताना है। इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, यह धातु और ठोस है, यह अधातु और एक गैस है, और चौथा है इसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें से हमको सही कथन बताना है। तो सही कथन जो होगा दोस्तों इसमें से ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1 2 और 3। जो इसमें पहला कथन है इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, ये सत्य कथन है। यह धातु है और ठोस है, ये भी सत्य कथन है। यह अधातु है और एक गैस है, ये भी सत्य कथन है। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं कैसे। दोस्तों यदि HCl से पता चलता है कि तत्व X धातु
सोडियम या अधातु हाइड्रोजन गैस होने की संभावना है जो क्लोरीन के साथ एक से एक आयनिक या सहसंयोजक आबंध बनाने में सक्षम है, जिसका अर्थ है कि इसमें संभवतः एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि क्लोरीन एक हैलोजन है जिसमें 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह अपने अष्टक को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को स्वीकार या साझा करके आबंध बनाता है। अतः कथन 1, 2 और 3 क्या हो जाएंगे, हमारे सत्य हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? तो दोस्तों ये होती है फ्लोरीन और क्लोरीन में। फ्लोरीन और क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? तो समान होती है। दोस्तों फ्लोरीन और क्लोरीन जो है, इनमें तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? तो समान होती है। किसी भी तत्व की बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं। उपरोक्त दोनों तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? तो दोस्तों आयनिक यौगिक कौन सा नहीं है हमारा? तो CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आयनिक यौगिक नहीं है। वे रासायनिक यौगिक जिनमें परमाणु आयनिक आबंधों के द्वारा जुड़कर एक जालक संरचना का निर्माण करते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड कैसा है? आयनिक। Na क्या है? प्लस है। Cl क्या है? माइनस है। कैल्शियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। Ca क्या है? प्लस है। क्लोरीन क्या है? माइनस है। तो प्लस माइनस हो रहा है तो यह एक आयनिक यौगिक है। अतः CO2 आयनिक यौगिक नहीं है, यह सहसंयोजी यौगिक है। CO2 कैसा है? सहसंयोजी यौगिक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 तत्व P, Q, R और S और उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 6, 13 और 18 है। निम्न में से किस युग्म में समान संयोजकता वाले तत्व है? तो समान संयोजकता वाले तत्व है दोस्तों हमारे P और S में। P और S में जो है समान संयोजकता वाले तत्व है। दोस्तों तत्व P जिसका परमाणु क्रमांक 2 है वह अक्रिय गैस है, जबकि तत्व S जिसका परमाणु क्रमांक 18 है वह भी अक्रिय गैस है। तो 2 किसका होता है? तो हीलियम का होता है। और 18 किसका होता है? तो आर्गन का होता है। इन सभी तत्वों के संयोजी कोष पूर्ण होते हैं और ये शून्य संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अतः विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा परमाणु क्रमांक 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन से संबंधित है? दोस्तों 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन से संबंधित है हमारा ऑप्शन नंबर सी 6 वाला। 6 परमाणु क्रमांक 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। दोस्तों परमाणु क्रमांक 6 से संबंधित तत्व कार्बन है जो 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन रखता है। इसका अर्थ है कि कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसे 4 बंधों को बनाने की क्षमता प्रदान करते हैं। यह जीवन के आधारभूत तत्व के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा? कार्बन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन से आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं? दोस्तों कौन से आबंध है जो हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं? तो ये बनते हैं सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध जो है ये हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं। दोस्तों हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनते हैं। सहसंयोजी आबंध वह रासायनिक आबंध है जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? साझेदारी होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ जो है कितनी? 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। कितने? 2 इलेक्ट्रॉनों की। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 है जिसके अणु में परमाणु सहसंयोजक बंध के साथ बंधे होते हैं। कार्बन में +4 की संयोजकता होती है जो 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करती है, जिनमें से प्रत्येक में -2 की संयोजकता पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो सिलिकॉन के समान संयोजकता कौन से प्रदर्शित करते हैं? तो ये है कार्बन और जर्मेनियम। कार्बन और जर्मेनियम जो है ये सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। सिलिकॉन की संयोजकता 4 है तथा कार्बन और जर्मेनियम भी सिलिकॉन के समान संयोजकता रखते हैं। मतलब कार्बन और जर्मेनियम की संयोजकता भी कितनी होगी? तो 4 होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है? तो दोस्तों आयनिक यौगिकों का गुण है इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? तो उच्च होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? तो उच्च होता है। दोस्तों अंतर आणविक आकर्षण के कारण आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। इनके क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन निश्चित क्रम में संयोजित होते हैं। उनमें अंतर आणविक बल अधिक होता है।
बंद संकुचित जालक को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए इनका गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध डैश होते हैं। दोस्तों बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध जो होते हैं ये बहुत कमजोर होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत कमजोर होते हैं। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमजोर होते हैं क्योंकि परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा बंध तोड़ने के लिए नाभिक से उतनी ही कम ऊर्जा आपूर्ति की जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं। दोस्तों आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत जो है विद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? विद्युत स्थैतिक बल द्वारा। दोस्तों आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा जुड़ते हैं। वे एक दूसरे को उनके विपरीत आवेशों द्वारा आकर्षित करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता जो है ये 4 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 4। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्साइड जीवन के लिए आवश्यक गैस है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% होती है। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर हुआ है। सामान्य ताप व दाब पर यह गैसीय अवस्था में रहती है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 2 ऑक्सीजन परमाणु से क्रमशः 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बनाता है। अतः कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है। दोस्तों धनावेशित तत्वों की संयोजकता जो होती है ये 1, 2 और 3 होती है। कितनी होती है? 1, 2 और 3 होती है। दोस्तों तत्व के परमाणुओं द्वारा साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसकी संयोजकता कहलाती है। इसे परमाणु की संयोजन क्षमता भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्लोरीन परमाणु केवल एक संयोजक इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकता है, अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन साजित कर सकता है, अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नाइट्रोजन 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? नाइट्रोजन की 3 हो जाएगी। कार्बन 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकता है, अतः इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। प्रायः धनाभिजित तत्वों जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनकी संयोजकता कितनी होती है? तो 1, 2 और 3 होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व की संयोजकता शक्ति क्षमता क्या कहलाती है? दोस्तों किसी तत्व की संयोजकता शक्ति संयोजक शक्ति जो है ये क्या कहलाती है? तो ये संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तत्वों की संयोजन शक्ति को संयोजकता हम कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता एक संख्या है जो किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा हाइड्रोजन के परमाणुओं से संयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। जैसे H2O में ऑक्सीजन का परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु से संयोग करता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो 2 होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्योंकि कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण और उसके संयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन दर्शाता है। दोस्तों श्रृंखला बंधन को दर्शाता है हमारा कार्बन। कार्बन कैसा होता है? तो चतुसंयोजक होता है। जो सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन दर्शाता है किसको? श्रृंखला बंधन को। दोस्तों कार्बन में मजबूत और स्थिर इंटरकनेक्टिंग सीसी बॉन्ड की बहुत लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता है। क्योंकि कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण श्रृंखला बंधन की क्रिया दर्शाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा उच्च गलनांक और क्वथनांक। उच्च गलनांक और क्वथनांक जो है ये सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। दोस्तों सहसंयोजक की बात करें तो सहसंयोजक आबंध युक्त यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। सहसंयोजक यौगिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बनते हैं। इनके गुण निम्न है। निम्न गलनांक होता है और क्वथनांक होता है। उष्मा और विद्युत के कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। जल में अविलेय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं? विलेय होते हैं। अतः उच्च गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या डैश हो सकती है। दोस्तों सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या जो है ये 3 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। दोस्तों कार्बनिक यौगिकों में विद्यमान तत्व सहसंयोजक होते हैं। इन कार्बनिक यौगिकों में कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से युग्म बंध या त्रिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे एथिलीन में युग्म बंध तथा एसिटिलीन में त्रिक बंध होता है। एथिलीन में कैसा होता है? युग्म बंध होता है और एसिटिलीन में कैसा होता है? त्रिक बंध होते हैं जो निम्नवत है। एथिलीन की बात करें तो C2H4, ठीक है, जिसमें C2H4 हो गया। ये एथिलीन में क्या होता है?
युग्म बंध होता है। देखिए युग्म बंध दिख रहा है आपको यहाँ पे। और एसिटिलीन की बात करें तो इसमें त्रिक बंध होता है, C2H2। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, एथिलीन का C2H4, एसिटिलीन का C2H2। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? अच्छा, इसका यहाँ बता देते हैं कि हमने युग्म बंध कैसे बोले। तो ये देखिए, ये हमारा बंध कैसा है, युग्म बंध है। और देखिए यहाँ पे कैसा है, तो ये त्रिक बंध है, त्रिक बंध है एसिटिलीन में, है ना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? दोस्तों क्यूप्रस ऑक्साइड की बात करें, Cu2O की, क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Cu2O। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें कॉपर की संयोजकता क्या होती है? तो कॉपर की संयोजकता जो है दोस्तों, ये होती है एक। कितनी होती है? तो एक होती है क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता। दोस्तों क्यूप्रस ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता एक होती है, जबकि क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CuO। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, CuO में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। क्यूप्रस में कितनी होती है? 1 होती है। और क्यूप्रिक में कितनी होती है? 2 होती है। कॉपर एक संक्रमण धातु है, अतः यह परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है तथा इसकी 2 संयोजकता है, एक होती है +1 और एक होती है +2, जिससे संबंधित परमाणु क्यूप्रस जो +1 संयोजकता का होता है तथा क्यूप्रिक जो +2 संयोजकता का होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? दोस्तों मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 12 है। तो दोस्तों 12 है तो कितने हो जाएंगे? 2 8 2। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो 2 होगी। कितनी होगी? सॉरी दोस्तों, -3 होगी। संयोजकता कितनी होगी? -3 होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों मैग्नीशियम की बात करें तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है जो Mg से निकलकर Mg+2 आयन में बदल जाता है, अतः इसकी संयोजकता कितनी होगी? +2 होगी। अच्छा +2 होगी दोस्तों, हमने गलत बता दिया आपको, +2। ठीक है, +2, वही तो मैं बोला 2 होगी। ठीक है, +2 होगी दोस्तों। ठीक है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। दोस्तों अमोनिया की बात कर रहा है NH3 की, NH3 में बोल रहा है नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो दोस्तों नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है ये होती है 3। कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक सहसंयोजक अणु नहीं है। तो दोस्तों सहसंयोजक अणु नहीं है, हमको बताना है। देखिए बी वाला तो है, सी वाला भी है, डी वाला भी है। जो ए वाला ऑप्शन है दोस्तों, ये सहसंयोजक अणु नहीं है। ठीक है, H2O, NH3 तथा CCl4 में सहसंयोजक अणु है, जबकि CaO में वैद्युत संयोजक अणु है। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे में पूर्ण स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप परमाणुओं के बीच गठित रासायनिक बंध को आयनिक या विद्युत संयोजक बंध हम कहते हैं। ऐसे पाए जाने वाले अणुओं को विद्युत संयोजक अणु हम कहते हैं। तो NaCl, Na में प्लस होता है, Cl में क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। दोस्तों ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। दोस्तों क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 8 7 होता है। इसमें 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और यह सबसे बाहरी सेल है जिसमें ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अगर इसको पूरा करना है तो क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको। तो अतः ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 7 होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तत्व X चतुर्संयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक है। इन 2 तत्वों द्वारा बना यौगिक डैश होगा। दोस्तों तत्व X कैसा है? तो तत्व X हमारा चतुसंयोजक है। तत्व X क्या है? हमारा चतुसंयोजक है। और Y क्या है? हमारा द्विसंयोजक है। तो दोस्तों 2 तत्वों द्वारा बना यौगिक जो होगा ये होगा XY2। XY2 कैसे होगा? अब देखते हैं। दोस्तों X की संयोजकता चतुसंयोजक है, Y द्विसंयोजक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो x अपॉन में y बराबर क्या हो जाएगा? 4 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? x2y4। क्या हो जाएगा? x2y4। तो क्या हो जाएगा? 2 से काटेंगे, 2 2 1 जा 2, यहीं से काट देते हैं, तो यहीं से 2, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो x1 और y2। तो x1 y2 को क्या लिखेंगे? x और y2। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? XY2, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है। दोस्तों लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, Li3n जो है ये लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है। दोस्तों लिथियम नाइट्राइड एक यौगिक है जिसका सूत्र होता है Li3n। यह एकमात्र स्थिर क्षार धातु नाइट्राइड है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गलत मिलान का चयन कीजिए। तत्व अनुपात संयोजकता। दोस्तों तत्व और संयोजकता हमको सही बताना है। हीलियम एक तत्व है, इसकी संयोजकता 0 होती है।
हाइड्रोजन एक तत्व है, इसकी संयोजकता 1 होती है। कार्बन एक तत्व है, इसकी संयोजकता 4 होती है। ऑक्सीजन एक तत्व है जिसकी संयोजकता 1 नहीं होती दोस्तों। 1 नहीं होती तो गलत कथन ही है हमारा डी वाला। दोस्तों ऑक्सीजन की संयोजकता 1 नहीं बल्कि कितनी होती है? 2 होती है। संयोजकता वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या फिर साझा करता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो दोस्तों नाइट्रोजन में आबंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कितने? 6। N2 में N परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से त्रिबंध बनता है अतः N2 अणु के निर्माण में कुल 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 जोड़े भाग लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिवर्तनीय संयोजकता डैश दर्शाते हैं। दोस्तों परिवर्तनीय संयोजकता जो है ये संक्रमण तत्वों से दर्शाते हैं। किससे? संक्रमण तत्वों से। रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता दिखाते हैं। कुछ तत्व प्रतिक्रिया के स्वरूप के आधार पर अन्य परमाणुओं के साथ अलग अलग अनुपात में इलेक्ट्रॉनों का त्याग, स्वीकार या फिर साझा करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि? दोस्तों सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर बल कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? इंटरमोलिक्यूलर बल कमजोर होते हैं इस वजह से। दोस्तों सहसंयोजित यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल के कारण कम होते हैं। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता हमें होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध डैश होते हैं। दोस्तों बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध बहुत ही कमजोर होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत कमजोर होते हैं। दोस्तों किसी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बनने वाले आबंध को रासायनिक आबंध हम कहते हैं। रासायनिक आबंध दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आयनिक आबंध, एक होता है सहसंयोजी आबंध। कार्बन द्वारा प्रबल आबंध के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। अतः बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों ऑक्सीकरण और अपचयन। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी में अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।